IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी इस खास चुनावी कवरेज में। फिर एक बार मोदी चमत्कार। इस बार मेरे साथ अब तेजस्वी हैं। इस बुलेटिन को आगे बढ़ाने के लिए खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा है, उनका परिचय कराऊं उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबरें वो जाननी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ऐतिहासिक कामयाबी इस बार देखी गई है। बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी जम्मू कश्मीर की। पीडीपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 3 पर खिसक गई है। जम्मू में बीजेपी को बम्पर फायदा मिला है, 14 सीटों का लाभ मिला है। बीजेपी 25 सीटें जो जीत रही है उसमें से 24 जो है वो सिर्फ जम्मू रीजन से है। और चौथी बड़ी खबर दोपहर 1 बजे की कि घाटी में बीजेपी को वोट मिले हैं लेकिन खाता नहीं खुला है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि अमीरा कदल, हक्का कदल जैसी यहां पे 3 सीटें हो सकती हैं घाटी में जो कि बीजेपी अपने नाम कर ले, लेकिन अभी तक यहां पे खाता नहीं खुला। हैरान करने वाली बात यह है कि हिना भट्ट को लेकर भी पार्टी को उम्मीदें, लेकिन फिलहाल यहां पर कुछ भी हाथ लगता नहीं। वहीं पांचवी खबर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार से चुनाव हार चुके हैं। वीरवार में क्या होगा ये सबकी नजर, लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मिली है पहली हार सोमवार से। खबर नंबर 6 आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के अब आसार बनते दिख रहे हैं, जहां पे इस वक्त बीजेपी 25 पर दिखती है ट्रेंड्स। और यहां पे रिजल्ट की बात करें, पीडीपी 33 नंबर पर दिखती है जहां तक नंबर ऑफ सीट्स का सवाल है। सातवीं बड़ी खबर, बुलेट पर बैलेट की विजय, ये कहा है बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने, और जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए इसे हम एक अच्छी खबर और बड़ा बदलाव जरूर देखते हैं। जहां पर हमने देखा किस तरह से चाहे नक्सलवाद हो या फिर मिलिटेंसी का खतरा, यहां पे जम्मू कश्मीर और झारखंड की जनता ने सबको हरा दिया अपने वोट से। आठवीं बड़ी खबर, बीजेपी अछूत नहीं है, मुजफ्फर बेग पीडीपी के। तो क्या ये संकेत और ये इशारा कि आगे हाथ मिल सकते हैं, सरकार मिलकर बना सकते हैं। और नौवीं बड़ी खबर 1 बजे की कि झारखंड में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। इस वक्त जो हमारे पास लीड्स और ट्रेंड्स हैं वो है 41 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चलती दिख रही है। और दोपहर 1 बजे की 10वीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे सीएम का फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा। यानी कि झारखंड में अब तक 9 मुख्यमंत्री मिले हैं, इस राज्य को 5 रहे हैं ट्राइबल, लेकिन अब इस बार बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, कौन चेहरा होता है झारखंड का, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा दूं। मेरे साथ पीडीपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता समीर कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीक वाहिद साहब हैं, जाने-माने एकेडमिशियन हैं, और साथ में मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस डिबेट में हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन पहला सवाल समीर कौल साहब आपसे। हम सुबह से ही पीडीपी के एक मेहमान का इंतजार कर रहे थे, और क्योंकि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा। हम उस दिन एग्जिट पोल में बात कर रहे थे, तब भी हमारा आंकड़ा यही 32-33 सीट के आसपास था, और वही आता आज भी दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो बधाई, लेकिन दूसरी सवाल साथ में जुड़ा हुआ कि सरकार कैसे बनेगी। शुक्रिया आपकी बधाई का। और ये एक्चुअली पीडीपी के लिए बधाई नहीं है, मैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए बधाई मानता हूँ और उनकी तरफ से आपको शुक्रिया कहता हूँ। लेकिन जाहिर है कि अगर सरकार बननी है तो एक से ज़्यादा पार्टी मिला के बनाएगी, जो ऐसा दिख रहा है। और ये पार्टियां कौन होंगी ये अभी जब चुनावी नतीजे पूरे आ जाएंगे उसके बाद में अपनी अपनी पार्टी में मीटिंग्स होंगी, और हर एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों का जो जिस तरह के वोटिंग पैटर्न्स हुए हैं जम्मू के और कश्मीर के और लद्दाख के, उन सब को देख के, उन सब को कंसिडर करके एक डिसीजन लिया जाएगा पार्टी के फोरम में, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, मुफ्ती साहब की और महबूबा जी की सदारत में। समीर साहब, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मेरे पास फिलहाल रुझान है, हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त अपने नेटवर्क पे,
उसमें 32 पीडीपी के हैं, और अगर आप बीजेपी के साथ मिले जिसकी 25 सीटें आ रही हैं तो बहुत आसानी से बहुमत के पार आप पहुंच जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप कांग्रेस के साथ भी जाते हैं तो भी आप सरकार बना लेते हैं, 32 और 13 मिलकर 45 हो जाता है। तो प्रेफरेंस क्या होगा, चॉइस क्या होगा, वो पार्टी जो दिल्ली में रूल कर रही है या वो पार्टी जो दिल्ली में ऑपोजिशन में है? देखें, ये चीज़ें तो अहम हैं कि दिल्ली में कौन रूल कर रही है या, लेकिन हमको लोगों का मैंडेट भी देखना है कि लोगों ने क्या चाहा। जिन लोगों ने हमें वोट दिए और हमको अपनी कॉन्फिडेंस दी, वो लोग क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जम्मू के लोग क्या चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं। हर एक कम्युनिटी को, कास्ट को, क्रीड को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये इतना आसान मसला नहीं है। जी, मेरे साथ संजय झा भी हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल बलूनी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, कांग्रेस अपने आप को इस रेस में मान रही है क्या? क्योंकि 13 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और पीडीपी के साथ अगर जोड़ी जाए तो आप पहुंच सकते हैं। नहीं, देखिए सुमित जी, हम जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ चुनावों से आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत ही अहम वहां भूमिका रहा है। वहां की जो भी रीजनल पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, वो हमेशा आगे रहे हैं। हम तो यही समझते हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी एक पॉलिटिकली स्टेबल और सिक्योर एक सरकार हमने जम्मू एंड कश्मीर को पेश किया था। और अभी भविष्य में जाके क्या होगा तो कुछ घंटे में शायद साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट आप बहुत जगह, लेकिन इसीलिए सीट्स कुछ अभी भी बदल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चाहे जम्मू हो या कश्मीर वैली हो या लद्दाख हो, हमने हमारी ही एक पार्टी है जो हर जगह हमारा एक प्रेजेंस रहा है। तो यहां पर क्या अंत में नतीजा क्या आता है उसके लिए हम कुछ देर और इंतजार करें। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे समीर जी ने पहले कहा था कि ये स्वतंत्रता और ये मैं समझता हूं कि हमारे एक इस जनतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी एक सफल एक वक्त है। और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को मजबूत करना हर राजनीतिक दल का एक जिम्मेदारी है। तो यहां पर एक बार सरकार जो बनेगी एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए काम करेगी। तो हम अभी कुछ देर और इंतजार करें तो मैं समझता हूं कि एक साफ तरीके से मतलब एक चेहरा मतलब आप ऑप्शन ओपन रखे हुआ है, सही तरीके से कर पाए। आपने अपने विकल्प खुले रखे हैं सरकार में शामिल होने के? नहीं, देखिए यहां पर यदि आप देखेंगे कि लोगों ने ओपिनियन पोल में सुमी जी कहा था कि कांग्रेस को तो 5 सीट भी नहीं आएगी, तो लेकिन ये गलत सिद्ध हो रहा है। यहां पर देखिए पिछले बार हमारे पास 17 सीट थे 2008 के चुनाव में। अभी आपके स्क्रीन पर मैं करीब 13 तक देख रहा हूं। वोट शेयर लगभग एक ही रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का यहां बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। और हम यदि जो पार्टी सबसे बड़ी सीट होगी, अभी पीडीपी सबसे आगे लग रही है, ये इनके सोच पर है कि वो किसके साथ जाना चाहेंगे। यदि उनसे बात होगी तो हम जरूर उस पर बहुत खुले दिमाग से और हर अच्छे विकल्प के लिए हम तैयार रहेंगे। अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। अनिल जी, आप संजय झा को सुन रहे थे, आपने समीर कौल को सुना। बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटेड चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस अपने आप को अभी भी रूल आउट नहीं कर रही है सत्ता में आने के लिए, तो बीजेपी के पास ऑप्शन क्या बचता है बजाय इसके कि आप सिर्फ साफ तौर पर पीडीपी के साथ खड़े हो जाइए? देखिए सुमित जी, अभी तो मतगणना चल रही है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे लोग बैठेंगे, हम लोग इस पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पे जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा, वहाँ के लिए जो फलदायक होगा उसको निर्णय लेंगे। तो कुछ समय का इंतजार कीजिए, अभी हम जल्दी इस पर कोई निर्णय लेंगे। अमिताभ सिन्हा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अनिल बलूनी तो बोलेंगे नहीं, पार्टी के प्रवक्ता, उनकी मजबूरी मुझे समझ में आती है, पर आप तो कवर करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये मौका छोड़ेगी कांग्रेस के लिए कि वो पीडीपी के साथ हाथ मिला ले? देखिए, मौका नहीं छोड़ेगी, मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि पार्टी को काफी सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ 6 साल के लिए नहीं होती, आगे के लिए भी होती है। जब पैर जम चुके हैं, पैर वहां घुस चुके हैं, कदम वहां पड़ चुके हैं, ऐसे में उस पार्टी के साथ समझौता करना जिसको आप लगातार वंशवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर कोस रहे थे, उसके साथ जुड़ना भविष्य के लिए के पास ऑप्शन दूसरा जो है वो भी ऐसी पार्टी है, तीसरी पार्टी भी ऐसी है जो वंशवाद की मुजाहरा करती है। लेकिन एक चीज, आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें नहीं आई हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी नेचुरल आई एक जमाने में रह चुकी है। उमर अब्दुल्ला उनकी सरकार में मंत्री रहे वाजपेयी सरकार के। लेकिन फिलहाल
हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का या तो मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या कोई और नेता हो या कोई जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनसे मुलाकातों का दौर जारी है। तो पर्दे के पीछे पिछले 2 महीने से क्या पक रहा है वो जल्दी ही 24 घंटे में सामने आ जाएगा। सिद्दीक भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि प्रदीप सिंह जी सुबह से कह रहे हैं इस बात को कि बीजेपी और पीडीपी नेचुरल अलाय नहीं है, उनमें दिक्कतें हैं, वो आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप क्योंकि वहां से आते हैं, उस इलाके से, आप हम सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्या ऐसा संभव है कि बीजेपी अपने 370 के इशू को भूल जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल जाए और सरकार में उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा ये सब चीजें भूलना, एक। और दूसरा उनका ये भी है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो भी अब जब ये एक बार जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बारे में भी उनको चर्चा करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बोलना पड़ेगा। इलेक्शंस में ना बोले सही, लेकिन इलेक्शन के बाद तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि बीजेपी और पीडीपी हाथ जोड़ सके। पर राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हर चीजें संभव हो जाती है। नहीं सुमित जी, देखिए अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उसमें एक संभावना जो सुबह मतलब अभी 1-1.5 घंटे पहले दिख रही थी खत्म हो गई कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो वो ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब ये ऑप्शन है कि पीडीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए या पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए। तीसरा कोई ऑप्शन अभी फिलहाल के संख्या पे दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में दोनों के लिए मुश्किल है, पीडीपी के लिए भी बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध करती है, जिस तरह की राजनीति का विरोध करती है, उन्हीं के साथ क्या अलायंस में चली जाए। दूसरी तरफ लालच ये है कि पहली बार जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में सत्ता में आएंगे, हम केंद्र में भी सत्ता में हैं, उसका भी हमको लाभ मिलेगा। एक तो फैसला किस बात पर होगा? बीजेपी इस बात पर फैसला करेगी कि पीडीपी के साथ अलायंस में सरकार बनाने से आगे भविष्य में पार्टी का फायदा होगा या नुकसान। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका फैसला बीजेपी को कर रहा है, पीडीपी को नहीं? नहीं, पीडीपी को भी करना है। पीडीपी के सामने क्या मुश्किल है कि कांग्रेस के साथ अगर जाती है तो उसके लिए आइडियोलॉजिकली कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक तरह का स्वाभाविक सा जो है गठबंधन होगा, पहले भी सरकार चला चुके हैं दोनों, लेकिन केंद्र में अब नहीं है कांग्रेस, ये उसके सामने मुश्किल है। और केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल लेकर या नाराजगी मोल लेकर किसी भी स्टेट के लिए मुश्किल होती है, जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा मुश्किल। समीर कौल, केंद्र सरकार से नाराजगी मोल लेने की हिम्मत करेंगे आप लोग? देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी और पॉइंट है। हमको देखना पड़ेगा कि बीजेपी को वैली से क्या मैंडेट मिला। वहां पे अपना खाता नहीं खोल पाए, बड़ी कोशिश की उन्होंने, वहां के लोगों ने उन पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं रिपोज किया। जम्मू का रीजन है, देखिए जैसे मैंने कहा, हमारे लिए मुश्किल ये है कि हर कम्युनिटी को, हर प्रांत को साथ में लेके चलना है। जम्मू के लोगों की विशेष भी नहीं हमने नजरअंदाज करनी, लद्दाख के लोग क्या, उनका क्या कहना है वो भी हमने सुनना है, और कश्मीर वैली का भी सुनना है। तो यहाँ पे मुश्किल आती है, हर एक चीज को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जब बैठ के विचार विमर्श होगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, तो एक चीज डिसाइड हो जाए। समीर जी, चलिए आप मत पत्ते खोलिए, लेकिन मैं ये तो आपसे पूछ ही सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पिता या बेटी? देखें, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल क्लियर राइट फ्रॉम द वर्ड गो ये था कि जब इतना वाइज आदमी, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसा हमारे पास हो, तो उसकी सर्विसेज क्यों ना यूटिलाइज की जाए उन लोगों के लिए जो सबसे जरूरतमंद है। फ्लड्स आए, पीछे टर्मोइल रहा, इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति जो पुरानी गवर्नमेंट ने छोड़ी है, सर, आपने हमारी उम्मीद दूर कर दी। गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि पिछली बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने तुरुप का इक्का चल दिया था उमर को आगे बढ़ा के, फिर यूपी में हमने देखा मुलायम सिंह ने अखिलेश को आगे बढ़ा दिया, तो मुझे लगा शायद जनरेशनल शिफ्ट हमको पीडीपी में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने सवाल किया था। लेकिन अच्छा लगा कि आपने साफगोई से कहा कि मुफ्ती साहब ही हैं सीएम पद के दावेदार। बिल्कुल सुमित, और शायद ये हमारा ब्रेकिंग न्यूज आंसर भी है समीर साहब की तरफ से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये बताते हैं कि फिलहाल सैयद साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। समीर, जब आप ये कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि घाटी में आवाम ने
किस मूड में देखते हुए वोट किया, हमें सबके बातों का ख्याल रखना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर घाटी में जो आपको जबरदस्त वोट पड़ा है वो बीजेपी को दूर रखने के नाते एकजुट होकर ये कंसोलिडेटेड वोट आपको पड़ा है और इसलिए आप डर रहे हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए? मुझे ये लगता है कि ये भी एक पॉइंट है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे बीजेपी ने बहुत ही मेहनत की, लेकिन लोगों ने उनको कोई कहीं पे सफलता नहीं दी। ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जम्मू के लोगों ने ज़्यादा बीजेपी को चाहा, ज़्यादा तादाद में बीजेपी को चाहा, तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वाकई में ये सब चीज़ें समझ के सोच के विचार विमर्श की बातें हैं, जिसके बाद ही एक नतीजा निकल पाएगा। सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अपने बेस खोने का डर हमेशा से रहेगा अगर बीजेपी के साथ अलाय कर जाती है यहाँ पे पीडीपी? मेरे अपने हिसाब से तो बहुत मुश्किल है ये। लेकिन प्रदीप जी, क्या आपको लगता नहीं है ये सबसे प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होगा स्टेट का, जहाँ पे जम्मू में लोग बीजेपी को चाहते हैं, घाटी में लोग पीडीपी को चाहते हैं और दोनों साथ मिले, क्योंकि दोनों ही असली हकदार हैं दोनों जगह की रिप्रेजेंटेशन के? बिल्कुल, थ्योरी में तो ये बात बिल्कुल आइडियल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, जमीन पर उसका क्या असर होगा? जम्मू में बीजेपी के वोटरों पर क्या असर होगा, घाटी में पीडीपी के वोटरों पर क्या असर होगा, उसको किस तरह से लेंगे? क्या उनके वोटर और समर्थक भी इस अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे? इस पर दोनों पार्टियों की जो है, दोनों पार्टियों का फैसला इस आधार पर होगा कि अगर एक्सेप्टेबल होगा उनके फॉलोअर्स को, उनके समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, तभी और दोनों को फायदा दिखेगा। ये गठबंधन ऐसा चाहेंगे दोनों कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि पीडीपी के सामने ऑप्शन है दूसरा। अगर ऑप्शन नहीं होता तो बात अलग थी। बीजेपी के सामने दो ही ऑप्शन है, पीडीपी के साथ सरकार बनाए या अपोजिशन में बैठे। तो अब किस में फायदा है बीजेपी को, सरकार बनाने का या अपोजिशन में बैठने का? दोनों फैसले बहुत कठिन है, क्योंकि एक फैसला सरकार बनाने का इतिहास बनाने वाला है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। दूसरा फैसला है कि पूरा उसे अपोजिशन स्पेस ऑक्यूपाई करने का एक अवसर मिलेगा। तो अब ये पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि उसको कहां बेहतर कौन सा विकल्प नजर आता है। अमिताभ, क्योंकि कश्मीर अभी भी दूर है बीजेपी के लिए, क्या आपको लगता है बेहतर है ऑपोजिशन में ही बैठे? बिल्कुल, जो बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था, उसका जनसंघ से लेकर बीजेपी यहां मुख्य अपोजिशन तक पहुंच चुकी है, नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। ऐसे में अगर और पुख्ता करना है अपनी मजबूती और मजबूत होना है पार्टी को, तो मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठने से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब फैसला मुफ्ती साहब को करना और महबूबा मुफ्ती को करना है, क्योंकि ज्यादा सीटें उन्हीं की आई हैं। कांग्रेस ने समर्थन देने का एक संकेत दे ही दिया है, तो अब जाहिर तौर पर फैसला मुफ्ती साहब ही करेंगे। सुमित, आप कोई गेस्ट लेना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत संभावनाएं अभी तक चल रही है? गेस्ट वेस्ट छोड़ दीजिए, मेरे पास 2-2, 3-3, 4-4 गेस्ट मौजूद हैं। आज उनका दिन है, मैं अपने गेस्ट बाद में करूंगा। अब संजय झा, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है वो दिन पर दिन खराब हुआ है। हालांकि आप जम्मू कश्मीर को लेकर आप ये प्ली ले सकते हैं कि हमने उतना खराब नहीं किया जितना आपने एंटिसिपेट किया था, लेकिन प्रदर्शन खराब हुआ है। 6-7 महीने का वक्त हो गया, क्यों नहीं पार्टी अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पा रही? कितना टाइम और लगेगा आपको? नहीं सुमित जी, इस बात को मैं ना नाकार रहा हूं ना नजरअंदाज करूंगा कि हमारे पास एक चुनौती है। लेकिन ये बात भी एक सच्चाई है और हकीकत है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के पास कुछ रफ्तार रहा है, कुछ मोमेंटम, एक पॉलिटिकल मोमेंटम होती है, और उसी का फायदा उनको जो कुछ राज्य में चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या अभी आप झारखंड में भी देख रहे हैं, वो एक तरीके से एक उपलब्धि होती है जो पार्टी सत्ता में सरकार बनाई हुई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यदि आप झारखंड को भी देखिए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ वो लगभग 60 असेंबली सीट में आगे थे झारखंड में, और अभी लगभग 40 सीट पड़ी हैं, और उनका ये मिशन 44 वहां पर सफल नहीं हुआ। तो एक तरीके से एक बदलाव आ रहा है, और हमारे पास हमें इस मुकाबला के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद बिहार में चुनाव है अगले साल। लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अब जमीन पर और रणनीति पर या हमारे जिस तरीके से हमें जो भी अंदरूनी बदलाव लाना है उसके लिए बहुत काम हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूं कि लद्दाख में, कश्मीर वैली में, जम्मू में हमने अभी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हम होल्ड कर रहे हैं अपनी वोट शेयर को,
और झारखंड में ये निश्चित है कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ये गठबंधन हमने कोशिश की। जो बिहार के उपचुनाव में हम काफी सफल हुए थे जेडीयू और आरजेडी के साथ, तो अभी मैं समझता हूं कि हम नए साल के लिए संजय, अगले लेकिन वही आरजेडी और जेडीयू आपके साथ झारखंड में अलायंस के लिए तैयार नहीं हो पाई, मजबूती के साथ वापस आएगी। माफ करिए संजय, लेकिन वही आरजेडी और जेडीयू आपके साथ झारखंड में अलायंस के लिए तैयार नहीं हो पाई। असलियत तो आपकी पार्टी की आज ये रह गई है कि आप स्क्वीज होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं राज्य में, उनसे भी आप पीछे हो गए हैं। यहां तक आप क्रैम्बल होती जा रही है आपकी पार्टी। असली बात तो ये है। नहीं देखिए, इसमें नहीं देखिए ये एक सच्चाई है कि अभी जिस तरीके के चुनाव का हमने अभी नतीजा देखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को जमीन पर लोगों के पास वापस जाना और मैं समझता हूं प्रचार करना, अंत में हमारे कैडर्स को और जो कहते हैं उत्साहित करना, ये सब हमारे सामने एक चुनौती है। और इस पर मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, बाकी लोग, सब लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और भविष्य में जाके आप इसका परिवर्तन और इसका नतीजा साफ तरीके से देख पाएंगे। अनिल बलूनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनिल बलूनी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात सुन के संजय जी, करना है बीजेपी के नेता, बहुत सख्त तरीके से करना है। सुमित जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष तक नसीब नहीं हो पाए, उसी प्रकार से आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, तीसरे चौथे नंबर के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। हरियाणा में भी तीसरे चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी वही हालत है, झारखंड में भी वही हालत है, दिल्ली में जो आप सर्वे दिखा रहे हैं उसमें भी वही हालत है। आने वाला चुनाव बिहार का है, तो कांग्रेस के लिए मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई राहत की गुंजाइश है। संजय झा, देखिए मैं अनिल जी की अहंकार और घमंड पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि आज एक बहुत ही एक टिपिंग पॉइंट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, आज के चुनाव में सुमित जी आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो बड़ा मोदी फैक्टर को लेके जो भाजपा हवा बनाई है, वो मोदी फैक्टर कम होता जा रहा है, वो वेन पर है, वो कमजोर हो रहा है। नहीं तो ये मिशन 44 में ये सफल क्यों नहीं हुए हैं? और आज भी झारखंड में भी इन्होंने 60 सीट या 58 सीट का उम्मीद था, वहां तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, राजनीतिक माहौल बहुत जल्दी बदलता है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का आपने अभी एक सांप्रदायिक राजनीति की है, उसका नतीजा आपके सामने आज आ चुका है और ये आपका प्रदर्शन केंद्र में बहुत ही असफल रहे हैं आप, ये इस चाहे वो विकास हो या जो भी हो। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और आप अहंकार में मत बैठिए। आप ये समझिए कि हर चुनाव एक तरीके से एक रिडेम्पशन है, एक मौका है हर पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हम आपको आश्वासन दिलाएंगे, आपके व्यूअर्स को सुमित जी, कि हम कड़ी तरीके से, हर तरीके से हम आम आदमी के लिए हम लड़ेंगे। अच्छी बात है संजय जी, आप जो आश्वासन दिला रहे हैं व्यूअर्स को, ये बहुत अच्छा होता है कि अपने काडर को, अपने लोगों को ये आश्वासन दिलाइए कि चुनाव लड़के जीते भी जा सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी नंबर 4 की पार्टी थी, आप नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी हैं। आप चाहते जम के लड़ते और बीजेपी से का जो हवा चल रही है नरेंद्र मोदी के समर्थन वाली, उसको आप लोग रोक सकते थे। लेकिन ऐसा लगा कि आप लोगों ने मन से चुनाव नहीं लड़ा, खासकर वैली के इलाके में आप लोगों की रैलियां कम थी, आप लोगों के सेंट्रल लीडरशिप के दौरे कम हुए। कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का कैंपेन बहुत छोटा और बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। संजय झा, नहीं देखिए सुमित जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। देखिए, अब गुलाम नबी आजाद जी ने वहां बहुत कैंपेन किया, उनकी बहुत मर्यादा है, बहुत उनकी एक मजबूत एक छवि है। राहुल गांधी जी ने वहां कैंपेन किया, ढेर सारे हमारे लीडर्स ने भी कैंपेन किए वहां पे। तो मैं समझता हूं कि देखिए, यहां पर इस वक्त यदि आप वैली में भी देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी का प्रेजेंस वैली में हो या लद्दाख में हो, जम्मू में हो, काफी मजबूत रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप अमित शाह का आप बयान देखेंगे तो वो जम्मू और कश्मीर को अलग तरीके से वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश की उन्होंने कश्मीर में भी आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश जैसे जहां पर इतना बड़ा संख्या है, जनसंख्या है, वहां पर एक मुसलमान कैंडिडेट को वो टिकट नहीं देते हैं। और यहां वैली में उन्होंने 26 को सीट दिया था, उसके बावजूद वो वैली में उनको सिर्फ 1% वोट शेयर मिला है। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोग, कश्मीर के लोग, झारखंड के लोग विकास चाहेंगे, प्रगति चाहेंगे। और ये भाजपा अभी पुराने वो सांप्रदायिक राजनीति पर फिर वही पुराना हिंदुत्व एजेंडा उनका सामने आया है। मैं नहीं समझता हूं कि इस
इस पर वो लगातार वो सफल होंगे। विकास या नौकरी हो या बेरोजगारी हो, मैं समझता हूं महंगाई, यही सब इश्यूज पर चुनाव अंत में लड़े जाते हैं। अनिल बलूनी और मैं जवाब देना समझता हूं कि चाहेंगे यहाँ संजय झा पर की भारतीय बातों का? जनता पार्टी पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनिल वो बलूनी, ये मानता हूं कि अभी झारखंड में सफल हुए हैं, लेकिन सुमित जी मुझे, हेलो जी बोलिए। सुमित जी, मुझे संजय जी की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आई है। मुझको उनका जो उन्होंने कहा वो बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दी है। वो स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी का अहंकार है। वो स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और देश की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, वो सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति नहीं है, अगर मैं उसको छोटे में समझाऊं आपको। अब देखिए, संजय झा जी की जो पार्टी है उसकी स्थिति बड़ी खराब है। पूरे देश में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अब उनको कुछ कहने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रही है। हमको झारखंड के अंदर हम पहली बार कोई बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड को एक अच्छा राज्य, झारखंड एक संपन्न राज्य है। वहाँ गरीब लोग हैं लेकिन एक संपन्न राज्य है। हम झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए काम करने वाले हैं और देखिएगा आने वाले समय में झारखंड को हम 4 चांद लगाएंगे। और अनिल जी, इस बार आप पीछे भी नहीं हट पाएंगे झारखंड की जिम्मेदारी से, क्योंकि आपको पूर्ण बहुमत, और झारखंड जब से बना है राज्य उसके इतिहास में पहली बार हो रहा है कि फुल मेजोरिटी से एक पार्टी अपने दम पर यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। कोल रॉयल्टी से लेकर जो तमाम आपने वादे किए हैं झारखंड की यहाँ पे जनता से, तो अब आपको वो पूरे करने होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डिलीवरेबिलिटी के आपके ऊपर, क्योंकि अब कोलिशन का, इंस्टेबिलिटी का कोई भी एक्सक्यूज नहीं चल पाएगा। सीधे सीधे आप ही यहाँ पे आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं। नहीं, देखिए, एक्सक्यूज का विषय ही नहीं है। जनता ने हमको बहुमत दिया है और अब हमारी जवाबदेही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड के अंदर एक स्वच्छ सरकार, एक क्लीन गवर्नमेंट वहां देंगे और एक विकासोन्मुखी जो सरकार है वो झारखंड को हम देंगे। मुझे लगता है सुमित, अब कांग्रेस को कम से कम 5 साल का इंतजार करना ही चाहिए कि कैसा परफॉर्म करती है वहाँ पे ये सरकार। प्रदीप सिंह जी, जो बातें हो रही हैं संजय झा और अनिल बलूनी के बीच, इसको देखकर लगता है कि इनका पूरा कंसंट्रेशन दिल्ली की राजनीति पर ज्यादा रहता है इन दोनों नेशनल पार्टीज का। क्या यही वजह है कि कश्मीर के लोग, जब आप कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर चुनाव लड़ते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं और रीजनल पार्टीज आगे निकल जाती है? नहीं, देखिए, रीजनल पार्टीज का उभार ही इसीलिए हुआ कि कांग्रेस जो एक तरह की अम्ब्रेला पार्टी थी, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, उसने धीरे धीरे रीजनल इश्यूज को एड्रेस करना बंद कर दिया। तो रीजनल एस्पिरेशंस जब बढ़ने लगी तो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। उस स्थिति में अब एक बदलाव आ रहा है। फिर से एक नेशनल पार्टी जो है वो अम्ब्रेला पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बन पाएगी, वहां तक पहुंच पाएगी? बीजेपी की सारी कोशिश है कि आज से 30 साल 35 साल पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी उस स्थिति में आए कि हर राज्य में उसकी सरकार हो, केंद्र में उसकी सरकार हो। वो होगा नहीं होगा अलग बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी हमेशा से जम्मू की पार्टी रही है। उसका व्यवहार एक क्षेत्रीय दल जैसा वहां रहा है। डॉक्टर सिद्दीक, आप मानेंगे बीजेपी क्या वैली में अपनी पैठ बना सकती है? क्या बीजेपी के अंदर से वैली के जो लोग हैं वो बीजेपी को अपना सकते हैं? फिलहाल मुश्किल जी। अगले ऐसा क्या करना पड़ेगा बीजेपी को कि उसका एक्सेप्टेंस उस इलाके में बढ़े? उनका जो पूरा फिलॉसफी है, जो उनका पूरा आइडियोलॉजी है, उसको बदलना पड़ेगा और वो मैं नहीं देखता हूं कि आगे वो होगा। बहुत कठिन चीज है। पवन और शलभ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। पवन शर्मा जम्मू से हैं, शलभ हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। अब एक बार नजर देंगे झारखंड की तरफ। झारखंड नहीं, चलिए पहले पवन के पास चलते हैं। पवन शर्मा हमारे साथ है जम्मू से। पवन, जम्मू इलाके में बीजेपी ने एक तरीके से बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन उतना बड़ा भी हाथ नहीं मारा कि 37 में से 32 सीटें 33 सीटें जीत जाए, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी के दिल्ली में बैठे लोग, कि उनको लगता था कि 44 प्लस में से 30-35 सीटें तो हम लोग जम्मू से ले आएंगे और बाकी हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 44 प्लस का मिशन पूरा कर लेंगे। तो कहां बीजेपी के साथ कमी रह गई? देखिए, सबसे बड़ा जो हम कहें अगर भाजपा को वहां पर नुकसान हुआ है वो टिकट का बंटवारा है, क्योंकि उधमपुर में एक सीट वो हार गए हैं। वहां पर जो इंडिपेंडेंट, जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, वो इंडिपेंडेंट वहां पर जीत गया है। वही हाल रियासी कटरा में हो रहा है। वहां पर इंडिपेंडेंट और भाजपा का कैंडिडेट नेक टू नेक फाइट में है। लास्ट काउंटिंग राउंड चल रहा है, वहां पर भी इंडिपेंडेंट के चांस बन रहे हैं।
और बिश्नाह की सीट इन्होंने हार दी है, नगरोटा की सीट इन्होंने हार दी है, वहां पर जो एनसी जीती है 2 जगह पे। ये दोनों टिकट के बंटवारे को लेकर है, यहां पर इनको नुकसान हुआ है। लेकिन एक जगह पर इनको फायदा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा था, चिनाब वैली, उस इलाके में कभी भी भाजपा जीत नहीं पाई थी, लेकिन वहां पर 3 जगह पे भाजपा इस समय लास्ट राउंड में आगे चल रही है और एक जगह पे वो जीत चुकी है, वो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से वो जीत चुके हैं। कांग्रेस को वहां पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन भाजपा जितना चाहती थी करना, इतना कर नहीं पाई कुछ इलाकों में, जबकि इनको उम्मीद थी कि हम लगभग 29-28 के करीब अगर जहां से पहुंच जाते हैं तो लेह लद्दाख के ऊपर भी इनकी नजरें थी कि 2 या 2 वहां से आ सकती हैं। तो जो इनको था कि लगभग 30-31 के बाद ये किसी से सहयोग करवाते, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी, अब एक नजर करेंगे हम लोग रांची की, झारखंड चलेंगे। शलभ हमारे साथ हैं। शलभ, झारखंड में बीजेपी 41 के आसपास दिखाई दे रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 17 के साथ दूसरे नंबर पे आती हुई दिखाई दे रही है। एक कुछ देर पहले अमिताभ सिन्हा ने बैठ के इंपॉर्टेंट बात यहां बोली शलभ, कि संथाल परगना का जो इलाका है, जो कि जेएमएम बहुल माना, जो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, क्या ये मैक्सिमम सीटें शिबू सोरेन की पार्टी को इसी आदिवासी बहुल इलाके से निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये वो इलाका है जहां पर शिबू सोरेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, अपनी सियासत की शुरुआत की, वहां से संघर्ष किया और एक कह सकते हैं कि झारखंड का जो पहला पॉलिटिकल परिवार है, पहला जो सियासी परिवार है, वो इसी इलाके से निकला, दुमका से निकला, जो कि ये संथाल परगना में आता है। और खुद संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जिस कम्युनिटी की बहुलता इस पूरे इलाके में है। तो यहाँ पर मजबूती मिली है जेएमएम को। लेकिन सुमित, इस वक्त निश्चित तौर पर जो बड़ी खबर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो नई असेंबली आने जा रही है, जो दिखने जा रही है, उसमें तमाम चर्चित चेहरे उस असेंबली से गायब होंगे। सुदेश महतो, जिन पर बड़ा भरोसा जताया था बीजेपी ने, उनके साथ समझौता किया था, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। सुदेश महतो चुनाव हार चुके हैं। अर्जुन मुंडा उस असेंबली में नहीं होंगे, मधु कोड़ा उस असेंबली में नहीं होंगे, अन्नपूर्णा देवी हैं जो कि मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी, वो भी चुनाव हार चुकी थी। ये तमाम चेहरे जो थे, जो पिछले कुछ सालों से, 14 सालों से या उससे भी ज्यादा सालों से झारखंड में बहुत चर्चा में रहते थे, उन सबको जनता ने नकार दिया है और जो तमाम नए चेहरे हैं उनको इस बार मौका मिला है। ये जो तमाम अर्जुन मुंडा जैसे चेहरे, हेमंत या फिर सुदेश महतो जैसे चेहरे थे, वो नई असेंबली में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सुमित, बिल्कुल शलभ, और यहाँ पे इसी के साथ अमिताभ आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम झारखंड को देखें, इतने सालों में इंस्टेबिलिटी इस राज्य में रही, उसकी एक वजह ये भी देखी जाती है कि यहाँ पे कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाते बटे रहे हैं, और जहाँ पे नॉन ट्राइबल और जो बाहर से आए लोग थे, वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाए या निर्णायक नहीं हो पाए किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। इस बार क्योंकि पहली बार हो रहा है कि बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ आ रही है, क्या आपको लगता है कि वो पैन झारखंड प्रेजेंस अपनी अब ला पाएगी? कैसा उनका मुख्यमंत्री होगा? इसके सिलेक्शन को भी लेकर क्या ये बड़ा सवाल होगा? देखिए, 2 चीजें जो मार्के वाली बात है वो है कि अब झारखंड का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिल्कुल बदल चुका है। पहले कहा जा सकता था कि आदिवासी राज्य है, लेकिन अब कहा जा सकता है कि शहरी इलाके वहां बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्राइबल एरिया है वहां नक्सलवाद की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरी, जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, बिहार का बंटवारा तब हुआ जब बिहार में राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में झारखंड बना। पहला मुख्यमंत्री चुनना था, तब भी हमें याद है बीजेपी ऑफिस में उसके लिए वोटिंग हुई थी। कड़िया मुंडा सबसे टॉप फ्रंट रनर थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने बाबूलाल मरांडी को चुना, फिर बाबूलाल मरांडी को हटाया गया। तो जाहिर तौर पर एक लगातार जो अस्थिरता का माहौल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उस अस्थिरता के माहौल से अब कम से कम पार्टी निकलती नजर आ रही है, झारखंड निकलता नजर आ रहा है, और वोट इसीलिए मिला है। तभी आदिवासी 11 आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह अभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन अब इतना नहीं कहा जा सकता कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। या मैं इसलिए ये सवाल अमिताभ आपसे पूछ रहा हूं कि संथाल परगना का इलाका, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, उसमें वो लोग 17 सीटें जीत रहे हैं। माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटें जेएमएम की उसी इलाके से आ रही हैं। अभी हम देखेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वो इलाका है जहां पे आदिवासी सबसे ज्यादा है और जेएमएम वहां पे अच्छा करता है। इसका मतलब बीजेपी ने उस इलाके में अच्छा नहीं किया है। इसका मतलब बीजेपी ऐसा सीएम चाहेगी जो नॉन आदिवासी हो। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? देखिए, जाहिर तौर पर मैं जोड़ रहा हूं चीजों को। मैं ये संभावना हो सकती है, क्योंकि संथाल परगना में काफी मेहनत की थी पार्टी ने। नरेंद्र मोदी खुद उस इलाके में गए, रैलियां की वहां पर। लेकिन जो जमीनी स्तर की बात है, आपसी मनमुटाव, ये कारण हो सकता है वहां बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का। पहली बात। दूसरा, जो टिकट का बंटवारा हुआ उसको लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी थी, उसको वो भी हो सकता है कि पार्टी की कुछ कम अच्छी परफॉर्मेंस का कारण रहा हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। लेकिन अब सरकार बन रही है, खुशी की बात है कम से कम पार्टी में। लेकिन इतना तो साफ है कि अब
इक्के केंद्र के हाथ में है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा यहीं से तय होगा। और एक दूसरा मनोहर लाल खट्टर कोई सामने निकल कर आ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई रमन सिंह। प्रदीप जी, खट्टर कौन होगा इस बार? खट्टर एक संभावना थी, खट्टर नहीं, रघबर दास की जो है जी, लेकिन अर्जुन मुंडा ने ये खबर मिल रही है कि उनके लोगों को हराने की कोशिश की। तो बीजेपी में अर्जुन मुंडा से नाराजगी पहले भी थी, अब भी है। पार्टी का मानना है कि ये अगर मतलब चुनाव नतीजे आने से पहले तक कि अगर परफॉर्मेंस में कुछ कमी आती है तो उसका एक बड़ा कारण अर्जुन मुंडा का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और उस दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो बड़ा कारण होगा। और वो दिखाई दे रहा है। जिस तरह की उम्मीद थी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जो माहौल था, उसमें बीजेपी को 50-55 सीट तक जाना चाहिए था, लेकिन मुश्किल से 41 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। मैं तो थोड़ा सा आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं प्रदीप जी कि हमारा एग्जिट पोल 37 से 43 ले गया था। हमारा एग्जिट पोल कम से कम झारखंड के मामले में बिल्कुल ठीक बैठा। नहीं, लेकिन जो पोलिंग परसेंटेज आपने दिया, वोट परसेंटेज दिया था, उसमें 24% का अंतर था। तो 24% के अंतर पर तो 2/3 मेजॉरिटी आती ही है। तो वो दोनों मेल नहीं खा रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं अब 24% का अंतर नहीं होगा निश्चित रूप से। हम चाहेंगे कि झारखंड का अगर वोट परसेंटेज हमारे पास हो अब तक की जानकारी के मुताबिक, नहीं लगता 12-13% से ज्यादा का अंतर होगा जो सीटें अब आ रही हैं। 35% वोट बीजेपी को है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 22% वोट अब तक मिला है, 13% का अंतर है। तो ये ठीक लगता है, वोट परसेंटेज जो है उसके हिसाब से सीटें मिली हैं जी। तो बीजेपी को अब वही है, देखिए कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि आपकी उम्मीद क्या थी। अगर आप 60 की उम्मीद कर रहे थे, 40 आए तो मतलब परफॉर्मेंस खराब हो गई, लेकिन आप 18 सीट पर थे, वहां से 41 पे चले गए तो आपकी कामयाबी है, अकेले बहुमत मिल गया है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात कम से कम अच्छी स्टेट के लिए हुई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी 14 साल की, अनिल बलूनी साहब खत्म कर दी है। अस्थिरता खत्म हुई है झारखंड में, जो कि बीजेपी को उसका क्रेडिट देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को उसका क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा वही है जो आप शायद ये कहते हुए डक करने की कोशिश करें कि आला कमान बैठेगा तो तय करेगा। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं आप ही की तरह गोलमोल बात करता हूं और गोलमोल ही पूछता हूं आपसे कि एक आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है क्या? अनिल बलूनी जी। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं, आप सुमित जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, शाम तक हमारा संसदीय जो बोर्ड की बैठक होने दीजिए, उसमें हम तय कर लेंगे। अनिल जी, लेकिन आपकी पार्टी के ट्रेंड्स तो बदल रहे हैं। जैसे एक जाट बहुल राज्य में आप खट्टर साहब को ले आए, तो वैसे यहाँ पर भी तो हो सकता है जो सुमित आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी तो कर रही है ये। नहीं, मैंने कहा ना, देखिए पार्टी अभी आज हमारे निर्णय आए हैं, कुछ समय रुकिए, हमारे सारे वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जो व्यक्ति लगेगा, एक झारखंड को एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक स्वच्छ मुख्यमंत्री और झारखंड को विकास के लिए ले जाने वाले मुख्यमंत्री हम लोग आज तय करेंगे, आपको जरूर बताएंगे उसके बाद। चलिए, अब समीर कौल है क्या हमारे साथ पीडीपी के? समीर कौल साहब, एक सवाल मैं झारखंड से जंप मार के सीधे जम्मू कश्मीर में आ रहा हूं और आपसे सवाल करता हूं, क्या यह संभव है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मैं झारखंड से जम्मू कश्मीर की सिम्बली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यह संभव है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री ऐसा हो जो कश्मीर से ना आता हो? नहीं, पहले भी रहे। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं। किश्तवाड़ और डोडा का इलाका जो है जम्मू डिवीजन में आता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर सीटें और ज़्यादातर इलेक्टोरेट कश्मीर में है, तो यूजुअली ट्रेडिशनली और एक देखें, जम्मू कश्मीर प्लूरलिस्टिक ज़रूर है, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया में ये है कि टू नेशन थ्योरी पे थप्पड़ मारने वाला ये अकेला स्टेट है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, सबवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मज़ा आता कि अगर मुफ्ती साहब जम्मू से भी चुनाव लड़ रहे होते 2 सीटों में और एक सीट से अब जम्मू से लड़के वो मुख्यमंत्री बन गए। खैर, मेरे साथ अशरफ मीर, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया है,
उनके एक्सक्लूसिव टिक टैक आया है, बातचीत की मेरे सहयोगी नसीर अहमद ने। सुनते हैं क्या कहना है अशरफ मीर का। चुनाव से पहले मैंने आपसे बात करी थी और आप उस वक्त भी बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि आप ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो लोगों ने आपको एक भरोसा आप पे दिखाया, इस वक्त क्या फीलिंग है आपकी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूं कि आज हमारी जीत सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 40 साल के बाद हुई है। तो उसके बाद मैं अपने इन लोगों का, जिनके बगैर ये सारी जीत नामुकम्मल थी, दे वर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, तो इनकी ये सारी खुशी और ये सारी कामयाबी मेरे काडर की, मेरे वर्करों की, मेरी पार्टी पैटर्न की, सारी जो टीम, हम एज अ टीम एफर्ट काम करते थे, उन सबों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी को हम सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खुसूसी काम करेंगे। हम रहे हैं सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए 5.5 साल से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हम लोगों के साथ कनेक्ट थे, कनेक्ट है और कनेक्ट रहेंगे, और इनके हर दुख सुख खुशी में हम शामिल रहेंगे। और जो वादा बंद है हमारी पार्टी भी और मोहम्मद अशरफ मीर भी इंशाल्लाह वो करते आए हैं, करेंगे भी। पीडीपी ने श्रीनगर में बहुत सारी सीट्स जीती, लेकिन ये एक सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट, जो कि एक चीफ मिनिस्टर की सीट थी, जहां से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जहां के हैं, खुद भी यहां पे रहते हैं, उनको हरा के, एक चीफ मिनिस्टर को हरा के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत लग रहा है इट वाज अ चैलेंजिंग बाय नॉट फाइटिंग अब्दुल्लाज बट फाइटिंग Chief Minister of Jammu and Kashmir State. It was a challenge, and my party, my workers, my family, everybody stood behind me. Everybody was giving me good hopes. जाहिर तौर पे सुमित, ये किसी भी लीडर के लिए बड़ी बात होती होगी कि आप मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता को हरा दें चुनावों में। ऐसे लोग कहते हैं जायंट किलर्स। बिल्कुल। और कद भी काफी बढ़ जाता होगा ऐसी जीत के बाद पार्टी के अंदर। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी से गठबंधन पर पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने कहा राजनीति में कोई अछूत नहीं है। उनसे बात की हमारी सहयोगी और हमारी संवाददाता पल्लवी घोष ने। हमारे साथ इस वक्त है मुजफ्फर बेग, पीडीपी के वरिष्ठ नेता। मुजफ्फर जी, वही सवाल कि क्या पीडीपी बीजेपी का हाथ थामेगी? देखिए, ये मेरी कोई जाती राय तो नहीं है इस बारे में, अगर है भी तो मैं टेलीविजन पे कह नहीं सकता। हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ बैठ के इस पे फैसला किया जाएगा। बाकी ये जो लोग कहते हैं कि किसी ने कहा कि क्या बीजेपी अनटचेबल है, तो बीजेपी को हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो उनको अनटचेबल कैसे कहा जाए जिसको सारे देश में इतनी बड़ी हमायत हासिल हुई है। और पॉलिटिक्स में अनटचेबल लफ्ज जो है, न सोशल लाइफ में कहना चाहिए, न पॉलिटिकल लाइफ। आपके विरोधी का कहना है कि ये आपके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा अगर आपने बीजेपी का हाथ थाम लिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये अच्छा नहीं कहना, लेकिन वो बिल्कुल तैयार थे बीजेपी के साथ चलने के लिए अगर उनके पास नंबर्स होगा। अच्छा, आप कहते हैं नेशनल। अच्छा, आप। लेकिन मैं वो नहीं कहता कि वो पॉलिटिकल सुसाइड उनके लिए होगा। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल सुसाइड क्यों होगी? देखिए, पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज से होता है, कंसेंसस से होता है। तो आप ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? हर पार्टी को पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुजफ्फर बेग बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पीडीपी के, और जब वो इशारा करते हैं कि पॉलिटिक्स में हमको सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, तो समझना चाहिए कि वो जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं पीडीपी की 30 और बीजेपी की 26, ये मिला के जो 56 का आंकड़ा है, जो बड़े आसानी से मिडवे मार्क से दूर होता है, जो ऊपर जाता है, इशारा साफ होता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है, रास्ते खुल सकते हैं। इस बीच बीजेपी के नेता और उम्मीदवार दक्षिण अंद्राबी के मुताबिक गठबंधन पर आला कमान फैसला करेगा। उनसे बात की हमारी सहयोगी पल्लवी घोष ने। हमारे साथ है दर्शना अंद्राबी, जो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सोनापुर श्रीनगर से खड़ी हुई है। अंद्राबी जी, आंकड़े अगर देखें तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, क्या इसका पूरा श्रेय आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को देंगे या माहौल भी ऐसा बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, हम जब नरेंद्र भाई जी की बात करते हैं तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना जादू दिखाया है। खासकर जम्मू कश्मीर में अभी उनका जादू दिख ही रहा है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। और उन्होंने जो डेवलपमेंट का नारा यहाँ पे दिया है, और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और कश्मीर में खासकर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कश्मीर के भी हौसला अफजा है। और अभी हमारी हिना जी लीड कर रही थी, और बाकी जगहों पे भी हम बहुत आगे हैं।
ऐसी बात है कि ये मोदी जी का जादू भी है और उनका करिश्मा भी है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, उनका बयान भी सामने आया है और कहा है कि फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन अब तक के जो रुझान है, नतीजे हैं, उनको देखकर यह साफ है कि बीजेपी इन दोनों राज्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। सर, झारखंड में आपने इतना कैंपेन किया, सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने की तरफ पार्टी वहां बढ़ गई। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं समझता हूं कि फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्या मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी अपनी? हालांकि अभी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर पीडीपी। वैसे जम्मू कश्मीर में किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। क्या मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? जम्मू कश्मीर में पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का। अब इन सब सारी चीजों के बारे में तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसी में हम लोग विचार करेंगे क्या करना, कैसे करना। सर, झारखंड कल है, कल बहुत ज्यादा सीटें नहीं आ रही है, लगता है कुछ कमी रह गई। नहीं, कोई कमी नहीं है। अभी फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन अपने आप में कुल मिलाकर ये बात जरूर कही जा सकती है कि इन परिणामों को देखकर, इन रुझानों को देखकर, कि बीजेपी वाकई में इस वक्त पार्टी टू वॉच है। जिस तरीके से अपस्विंग पर है बीजेपी, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और हरियाणा से लेकर झारखंड तक, ये चीजें इशारा करती हैं कि किस तरीके से बीजेपी की पॉपुलैरिटी बीते 7-8 महीनों में बहुत तेजी से उसका ग्राफ राइज कर रहा है। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं। राकेश जी, बीजेपी की इस बढ़ती लोकप्रियता के पीछे आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है या फिर संघ का पीछे से मिलता समर्थन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ को आप एक छोटे दायरे में नहीं आंक सकते हैं। एक लगातार वैचारिक स्तर पर काम होना, बड़ा संगठन होना और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की फौज होना, उसके साथ साथ एक शख्सियत का आना जिसकी अपनी एक रुझान है, एक प्रभाव है, वो नरेंद्र मोदी हैं। तो विचारधारा, संगठन और शख्सियत, ये तीनों का एक बड़ा प्रभाव इस देश में दिखाई पड़ रहा है। जो कल तक हम कांग्रेस के लिए कहते थे कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ गई है। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इंडिया में जो आ रही है वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है बल्कि वैचारिक भी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि विकास के साथ साथ विचार की भी गाड़ी आगे बढ़ रही है और देश की जनता स्वीकार कर रही है। इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हो रहा है या टीवी स्टूडियो में ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, आम जनता में इसके पक्ष में वातावरण बनता दिखाई पड़ रहा है। यह आपने जम्मू कश्मीर में देखा है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता जो कि प्रभारी भी है झारखंड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत जी, शुक्रिया और आपको बधाई। आप प्रभारी हैं, आपके अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ रही है और पार्टी सरकार बनाने जा रही है झारखंड में। लेकिन अभी तक एक असमंजस दिखता है, हमको चेहरा नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने या हमारे जैसे वोटरों ने किसको वोट दिया? वोट तो नरेंद्र मोदी को दे दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की बिहाफ पे सरकार कौन चलाएगा? देखिए, सरकार नीतियों पर चलती है और नीतियां ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर सरकार को चलना है जी, और इसलिए ये बड़ा विषय नहीं है। और सरकार अगर नीतियों पे चल रही होती रावत साहब, तो पूरे अदब के साथ, पूरे हम्बलनेस के साथ मैं कह रहा हूं, फिर दिल्ली में भी नीतियां सरकार चलाती। हेलो, फिर मोदी जी के साथ इतना कैंपेन क्यों करा रहे हैं आप इन विधानसभा चुनावों में हर जगह? हेलो रावत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा आवाज कम आ रही, थोड़ा सा आपकी। हेलो रावत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा हल्का आ रहा है, जरा जोर से थोड़ा सा बोलेगा। अरे रावत जी, बिल्कुल जोर से बोलेंगे हम जी। ये बताइए, अगर नीतियां ही सरकार चलाती हैं तो दिल्ली में मोदी जी क्यों हैं? कोई और चेहरा भी हो सकता था क्या? नहीं, देखिए, ये तो एक रणनीतिक सवाल है कि हमको किसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये एक हमारी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। और उस जहां पर हमको जैसा उचित लगता है उस रणनीति का हम वहां पर अनुलंबन करते हैं। फिर झारखंड जैसा जो राज्य है, जो बिल्कुल सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से विषमताओं से भरा पड़ा हुआ है, वहाँ की जब हम रणनीति बनाते हैं तो एक रणनीति पूरे राज्य में काम नहीं करती है वहाँ पर। तो रावत जी, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन, आदिवासी या गैर आदिवासी?
आप तो प्रभारी हैं, आपको तो सब पता होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है। निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर वहां पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत के आधार पर और जो वहां पर हमारा शीर्ष नेतृत्व है जिसने पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया है कि आज पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है, उन सब से परामर्श के बाद पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड वो निर्णय करेगा कि किसको वहां पर हमको मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, झारखंड के विकास का है। अच्छी बात है प्रदीप जी, विकास के एक कमेंट में आपके लूंगा ब्रेक में जाने के पहले। बीच में गए, ये बीजेपी के नेताओं को पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा झारखंड का, या बता नहीं रहे हैं, या सिर्फ मोदी जी को पता और किसी को नहीं पता है? नहीं, पता नहीं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। होंगे 2-3-4 लोग जिनको पता होगा तो वो बोलेंगे नहीं। तो 4 नाम कौन से हैं आपके हिसाब से? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और? नहीं, अर्जुन मुंडा तो कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। और बाकी फिर उसके बाद एक नाम लिया जाता है, यहाँ केंद्र मंत्री हैं सुदर्शन भगत का भी। सीपी सिंह मतलब इस तरह से दावेदार अपनी ओर से कई है। सवाल ये है कि मोदी की नजर में कौन योग्य है? यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, नहीं, जयंत नहीं, मुझे नहीं लगता। सुदर्शन भगत के बारे में जो बात है वही कि केंद्र से कोई नहीं भेजा है, कोई सांसद को इस्तीफा दिलवाकर राज्य में नहीं। अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना होता तो चुनाव लड़वाया जाता। चलिए, अच्छी बात कह रहे हैं आप, ये मानना चाहिए कि बीजेपी से वही मुख्यमंत्री होगा जो इस वक्त विधायक बनकर आया है।